नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं दीपक अपने YouTube चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास 22वें नंबर का है। इससे पहले हम 21 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए डायरेक्ट आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला सवाल? दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। यदि पहली संख्या में से 2 हटा दिया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात इतना हो जाता है 1:2 के रेशियो में। तो आपको संख्याओं का योग क्या होगा वही आपको बताना है। मान लीजिए कि पहली संख्या A है और दूसरी B है, उनका रेशियो 2:3 दिया हुआ है। पहली संख्या में से 2 हटा दीजिए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दीजिए, उसके बाद उनका रेशियो 1:2 हो जाता है। पहले इसका आप बेसिक देख लीजिए कैसे बनेगा। संख्या आप 2x और 3x मान लीजिए। A और B संख्या है, 2x और 3x है। पहली संख्या में से 2 हटाना है आपको, तो हटा दिए और दूसरी संख्या में 2 आपको जोड़ना है, 2 जोड़ दिए और इन दोनों का रेशियो 1:2 दिया हुआ है। पहली संख्या A है, दूसरी संख्या 3x + 2 है, तो इनका अनुपात 1:2 हो जाता है। तो आप तिरछा तिरछी गुना करके यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा। जो x का वैल्यू मिलेगा आप इसमें पुट कर दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। दोनों नंबर को जोड़ दीजिएगा तो आपको जो फाइनल पूछा है आंसर आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। चलिए करके दिखा देते हैं। ये कितना आएगा? 4x - 4 आएगा। 4x - 4 बराबर 3x + 2 आएगा। कितना जाएगा? 3 को इधर ले आइए तो x बराबर, ये उधर चल जाएगा तो 6 बचेगा। x बराबर 6 आ गया। इसमें पुट कीजिए तो एक संख्या आपको 12 मिल गया। अब एक संख्या 6 के 18 मिल जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, 30 आपको उस संख्या मिल गया। दोनों का योग आपका 30 मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम में आप ऐसे नहीं कीजिएगा, एग्जाम में जो बता रहे हैं ऐसे कीजिएगा। क्या करना है? कैंची मार गुना कीजिए, जो हम करते आ रहे हैं लगातार। 4 आएगा और एक 3 आएगा। इधर वाले को गुना कीजिए, इधर वाले को गुना कीजिए, दोनों को घटा दीजिए। 4 आएगा, 3 आएगा, 4 3 को घटा दीजिए, 1 आएगा। ठीक है। उसके बाद ऐसे गुना कीजिए, तिरछा तिरछी गुना इस दोनों में कीजिए और इस दोनों में कीजिए और दोनों को घटा दीजिए तो 2 आएगा और ये -4 आएगा। दोनों को घटाना है। ये कितना आया? ये 2 आपका आया था, 2 आया था। उसके बाद दोनों को घटाना है। उसके बाद 2 दूना 4 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा तो माइनस माइनस आके यहाँ सबका प्लस हो जाएगा, यानी 4 और 2 6 हो जाएगा। मतलब एक रेशियो का वैल्यू आपको यहाँ से 6 मिल चुका है। मेरा ओरिजिनल जो नंबर था रेशियो यही था 2:3। तो इसमें पुट कीजिए तो एक नंबर आपको 12 मिल जाएगा और सेकेंड नंबर आपका 6 के 18 मिल जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, आपको 30 दोनों का योग, संख्याओं का योग मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है? कोई व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा देता है, मतलब छूट देता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई व्यापारी था जो उसका कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस से 20% ऊपर उसका मार्क प्राइस रखता है और उस मार्क प्राइस पे 8% का डिस्काउंट देता है। तो आपको उसका प्रॉफिट बताना है कि कितना उसको प्रॉफिट होगा। क्या करेंगे हम ऐसे सवालों में? मान लेते हैं कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है, मतलब आपका क्रय मूल्य है, वो आपका 100 रुपये है, क्रय मूल्य है ये। उसके बाद मान लीजिए कि जो आपका मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, ये जो अंकित मूल्य है 20% अधिक है। किससे? क्रय मूल्य से 20% अधिक में उसको अंकित किया गया है। तो 100 रुपये माने थे तो 20% अधिक कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। उसके बाद इसी मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे 8% का आपको छूट देना है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, इसमें 8% का छूट दे सकते हैं। इसका एक और क्या है, एक और तरीका क्या है? मान लीजिए कि CP है, मतलब आपका क्रय मूल्य है, ये आपका अंकित मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है। अब 100 माने थे क्रय मूल्य को, 120 माने थे आप
उसका मार्क प्राइस को, अंकित मूल्य को। तो इस पे आप क्या करते हैं, इसी पे आपको 8% का छूट देना है। किस पे, अंकित मूल्य पे 8% का छूट देना है। तो मान लीजिए कि अंकित मूल्य को आप यहाँ पे 100 लेते, उसके बाद 8% का छूट देते तो आपको 92 रुपये में उस सामान को बेचना पड़ता। ऐसे केस में आपको मार्क प्राइस को, अंकित मूल्य को दोनों बराबर करना पड़ेगा। 120 और 100 को दोनों को बराबर कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे कीजिएगा बराबर, इसमें आप 6 से गुना कीजिएगा, इसमें आप 5 से गुना कीजिएगा। यहाँ 5 से गुना किए तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ जाएगा, यहाँ 6 से किए तो यहाँ भी 6 से गुना करना पड़ जाएगा। मतलब आपका जो कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य था, यहाँ पे आपको 500 मिल चुका है, 500। मार्क प्राइस आपका यहाँ भी 600, यहाँ भी 600, मार्क प्राइस आपका अंकित मूल्य 600 मिल चुका है। ये आपका विक्रय मूल्य है जो कि 92 गुना 6 है, 6 दूना 12 का 2 हासिल है, 9 चौका 54, 1 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप खरीद के लाए 500 में, बेच रहे हो आप इसको 552 में, आपको 52 रुपये का लाभ हो रहा है। 52 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने में खरीद के लाए थे, 500 में, गुना 100 कीजिए, 100 से 500 5 बार में कट जाएगा। 52 को 5 से भाग दीजिएगा तो 10.4 इसका आंसर आएगा, इतना आपको प्रॉफिट होगा। तो लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। करना कैसे है, 100 रुपये इसका क्रय मूल्य माने थे आप, 20% का आप क्या कर रहे थे, क्रय मूल्य से अधिक अंकित कर रहे थे मार्क प्राइस, तो 20% अधिक अंकित कर दिए मेरा मार्क प्राइस, अंकित प्राइस। अब इसी अंकित प्राइस पे हम 8% का छूट देंगे। पहले हम 100 ले रहे थे, उसके बाद हम 92 कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 120 ही रहने देंगे, इसी पे हम 8% का छूट देंगे। 120 पे 8% का छूट देना है, 120 पे 8% का आपको छूट देना है, यानी 9.6 का आपको छूट मिलेगा। तो 120 में 9.6 का छूट दीजिएगा तो कितना बचेगा, 110.4 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 100 में खरीद के लाए, 110.4 में आप बेच रहे हो, तो आपको 10.4% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 2/3, 4/5 और 6/7 का आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 2/3, 4/5 और 6/7 का आपको महत्तम निकालना है। जब भी महत्तम निकालने के लिए बोले और फ्रैक्शन दे दे तो आप ऊपर वाले का क्या निकालिएगा, महत्तम निकालिएगा, एचसीएफ निकालिएगा, और नीचे वाले का जो हर में दिया हुआ है उसका आप एलसीएम निकालिएगा। अगर आपको यहाँ पे लघुत्तम निकालने के लिए बोलता तब आप ऊपर वाले का मतलब अंश वाले में आप लघुत्तम निकालते और नीचे वाले में महत्तम निकालते। तो एग्जाम में देख लीजिएगा पूछा क्या है, यहाँ महत्तम पूछा है तो आपको ऊपर वाले का महत्तम निकालना पड़ेगा और नीचे वाले का एलसीएम निकालना पड़ेगा, लघुत्तम निकालना पड़ेगा। महत्तम क्या है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लघुत्तम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऊपर वाले का हमको एलसीएफ और एचसीएफ निकालना है, महत्तम निकालना है। इसमें हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा टर्म है जो सबसे ज़्यादा बार कॉमन है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन आया है। तो 2 में 1 गुना 2 करेंगे तो 2 आ रहा है, 4 है इसमें 2 गुना 2 आ रहा है, 6 है इसमें 2 गुना 3 आ रहा है। तो आप सभी टर्म में 2 आ रहा है और सबसे ज़्यादा बार रिपीट भी हो रहा है। कौन सा टर्म है, वो टर्म आपका 2 है, तो इसका आप एचसीएफ 2 कर दीजिएगा, इसका एचसीएफ 2 आ जाएगा। आप आगे चल के आपको बताऊंगा कि आपको माइनस करके भी आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन आप अभी के लिए जानिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या होता है। जो टर्म सबसे ज़्यादा बार इस तीनों में रिपीट होगा वही आपका एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, आपका महत्तम होगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है, 2 हो रहा है, तो इसका एचसीएफ आप 2 ले लीजिए। ऊपर वाले का तो आप एचसीएफ निकाल चुके हैं जो कि आपका 2 आया है। नीचे वाले का आप क्या निकालिएगा, लघुत्तम निकालिएगा। लघुत्तम कितना, 3, 5, 7 कितना आएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 गुना 5 15 और गुना 7 कितना आ जाएगा, 15 7 105, यानी 2/105 इसका आपका टोटल का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, 2 संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पे शेष क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। इन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो फिर शेष क्या मिलेगा, आपको वो बताना है।
यहाँ पे दिया हुआ है कि 33 से अलग अलग भाग दिया गया है, तब आपका शेष एक बार 21 बचता है और एक बार 28 मिलता है। ठीक है, तो आप संख्या निकालने के लिए 33 प्लस 21 कर दीजिएगा तो आपको पहला संख्या मिल जाएगा। दूसरा संख्या 33 प्लस 28 कर दीजिएगा तो आपको दूसरा संख्या मिल जाएगा। कैसे? 3 1 4 और 3 और 2 5, इसको आप 33 से भाग कर दीजिए तो आपको जो शेष बचेगा 21 मिल जाएगा, 21 मिलेगा। इस संख्या कितना आ जाएगा? 8 3 11 के हासिल 1 और 3 2 5 1 6, 61 को 33 से भाग कीजिएगा तो आपको 28 आपको शेष मिल जाएगा। तो संख्या को कितना मिला? एक तो आपको 54 मिला, एक संख्या आपको 61 मिला। दोनों को जोड़ दीजिए, 54 और 61 को जोड़ दीजिए। बोला है ना जी, जो संख्या आपको मिलता है फिर उसका दोनों संख्याओं का योग को करना है, दोनों संख्याओं को योग को 33 से भाग करना है। तो एक संख्या 54 था, दूसरा संख्या 61 था और उसको 33 से भाग कर देना है। जो बचेगा वो आपका शेषफल आएगा। कितना बचेगा? 4 1 5 और 6 5 11, 33 से इसको भाग कर दीजिए तो 33 या 99 होता है। 99 से 115 कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है, तो आपको 16 रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा। लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है एग्ज़ाम में? आपको लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म देख लीजिए, जो स्टार्टिंग में जो किया है और जिसमें बाद में जिससे भाग करना है। अगर दोनों एक दूसरा से मल्टीपल है, एक दूसरे के मतलब गुणज हैं, तो क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट आप जो उनका शेष का जो दिया हुआ है बस उस दोनों को जोड़ना है। 21 प्लस 28 दोनों को जोड़ना है और 33 से भाग कर देना है। 21 प्लस 28 दोनों को जोड़ना है और 33 भाग कर देना है। कितना आ जाएगा? 21 प्लस 28, ये 9 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। इसको 33 से भाग कर दीजिए, कितना बचेगा? 33 से एक बार में जाएगा, 16 बच जाएगा। 16 आपका शेष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऐसे नहीं कीजिएगा एग्जाम में, आप ऐसे कीजिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्या है? एक समचतुर्भुज का विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दोनों विकर्ण दिया हुआ है। उसके बाद उसकी एक भुजा का लंबाई निकालना है। 2-3 क्लास पहले आपको हम समांतर चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट दिए थे, पैरेललोग्राम का दिए थे। आज आपको हम समचतुर्भुज का देंगे, रोम्बस का देंगे। रोम्बस बनाइए एक रोम्बस जो कि स्क्वायर से ही बनता है। ABCD नाम दे दीजिए। ABCD साइड इसका ये हो जाएगा क्योंकि इसका सभी साइड बराबर होते हैं। उसके बाद इसका विकर्ण दे दीजिए AC और BD। उसके बाद बोल रहा है कि इसका आपको एक भुजा का निकालना है। तो जब भी आपको दो विकर्ण दे दे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, उसके बाद एक भुजा पूछे, तो एक भुजा निकालने के लिए मान लीजिए एक भुजा A है जो कि सभी साइड इसका भुजा बराबर ही होते हैं, वो निकालने के लिए आप 1/2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर मतलब डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर कर दीजिए, आपको एक साइड मिल जाएगा। उसके बाद इसका एरिया कैसे निकालिएगा? एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए कि दो डायगोनल दिया हुआ है तो 1/2 गुना D1 गुना D2 कर दीजिए तो आपको एक एरिया और मिल जाएगा। ए मान लीजिए कि यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस पे एक लंब और उसका हाइट h दे दीजिए, तो एरिया एक और निकाल सकते हैं इसका आप बेस मतलब a गुना h, ये भी कर सकते हैं। यहाँ से भी आप एरिया निकाल सकते हैं। और एक एरिया निकाल सकते हैं, मान लीजिए कि ये जो एंगल है ये आपका थीटा एंगल है, थीटा एंगल दिया हुआ है, तो एरिया निकालने के लिए आप ए स्क्वायर मतलब उसका जो आपका साइड दिया हुआ है साइड का स्क्वायर इंटू साइन थीटा भी कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको एरिया मिल जाएगा। मान लीजिए कि ये आपका समचतुर्भुज है, आपका डायगोनल ए है, एक डायगोनल ए है। मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो जो 60 डिग्री के एंगल के सामने जो विकर्ण होगा, मान लीजिए कि डायगोनल ए D1 है और जो बच गया ये डायगोनल आपका D2 है।
तो 60 डिग्री के सामने जो आपका डायगोनल होगा, जो विकर्ण होगा, उसका वैल्यू साइड के बराबर ही होगा, जो उसका रोम्बस का जो साइड है उसके बराबर ही होगा। तो D1 बराबर यहाँ पे आप ए कर सकते हैं, मतलब उसका साइड के बराबर कर सकते हैं। जो डायगोनल 2 बच गया, D2 बच गया, वो आपका √3a के बराबर होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 120 डिग्री के सामने जो आपका विकर्ण दिया हुआ है, मान लीजिए ये D1 दिया हुआ है और जो बच गया ये आपका D2 है। तो आपका D1 होगा 120 डिग्री के सामने वाला जो विकर्ण, वो आपका √3a के बराबर हो जाएगा, और जो आपका D2 होगा वो आपका a के बराबर हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि 120 डिग्री के सामने जो आपका विकर्ण होगा वो कितना होगा, और 60 डिग्री के सामने जो आपका विकर्ण होगा वो कितना है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। जब भी क्वेश्चन में 2 डायगोनल दे दे, आपको एक साइड पूछे, तो आप ये फार्मूला यूज कीजिएगा। उसके बाद 2 डायगोनल दे दे तो आपको एरिया बताया, तो आपको इस फार्मूला का यूज कीजिएगा। आपको बेस पता ही रहेगा रोम्बस का, आपको हाइट दे दे, आप इस फार्मूला का यूज कीजिएगा। ठीक है, एक और फार्मूला क्या था, ये स्क्वायर साइन थीटा। इसमें क्या है, मान लीजिए कि थीटा एंगल दे देता, उसके बाद उसका साइड दिया रहता, पूछता कि एरिया कितना है, तो आप इस एरिया का यूज करते, इस फार्मूला का यूज कर लेते। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। इसमें आपको 2 डायगोनल दिया हुआ है और भुजा पूछा है, आपको फार्मूला बताया a बराबर 1/2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, मतलब डायगोनल है, विकर्ण है। ठीक है, आपको साइड निकालना है a 1/2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 400 बराबर 1/2 अंडर रूट 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20, आपका बराबर 1/2 गुना 20, काट दीजिए 10, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए, यहाँ से आपका स्ट्रेटेजी का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। क्या है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब भी ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो उस केस में बैक्टीरिया तथा यहाँ पे ईस्ट भी जोड़ सकते हैं, उसके प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। जब भी ग्लूकोज एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, एनारोबिक मतलब जब भी आपको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो तो उस केस में इथाइल एल्कोहल बनाता है, दारू या शराब भी बोल सकते हैं, इस केस में आपको बनता है। एक होता है आपका एनारोबिक, इसको हम बोलते हैं अवायवीय। एक होता है आपका एरोबिक, जिसको कि हम वायवीय श्वसन बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें ऑक्सीजन का जरूरत है। ये दोनों केस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, बाद में जाके पायरुवेट बनता है, पायरुवेटिक एसिड जिसको बोलते हैं, और कुछ एनर्जी निकलता है। ठीक है, उसके लिए हम एक डायग्राम बना है, आप देख लीजिए क्या है यहाँ पर। जब हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी पहुँचाता है, तुरंत एनर्जी पहुँचाता है, कार्बोहाइड्रेट के मदद से ही हमको एनर्जी मिलता है। ठीक है, प्रोटीन तो हमारे मसल्स निर्माण के लिए उपयोगी होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट है हमारे शरीर को ऑन कराता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ग्लूकोज हमारे शरीर के हर एक पार्ट में है, क्योंकि ब्लड के माध्यम से ग्लूकोज एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुँच जाता है। जैसे कि वह ब्लड लेके जाता है, ब्लड का काम ही क्या है, ग्लूकोज या फिर ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना ब्लड का काम है। ठीक है, तो ग्लूकोज जब भी ऑक्सीडेशन होगा, उसका ऑक्सीकरण होगा, तो वो पायरुवेट में टूट जाएगा और साथ में 2 ATP का एनर्जी भी यहाँ से निकलता है। ठीक है, आगे क्या है, इसके बाद 3 कंडीशन बनता है। या तो उसको शोषण के लिए पूरा ऑक्सीजन मिलेगा, भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, उसके लिए कुछ ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, ऑक्सीजन का क्या बोलते हैं उसको, अनुपस्थिति रहेगा। और एक जब ऑक्सीजन उसको अभाव में मिलेगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो जब भी ऑक्सीजन उसको भरपूर मात्रा में मिलेगा, ऐसे श्वसन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, वायवीय श्वसन बोलते हैं। जब भी वायवीय श्वसन होगा उस केस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर और 36 एटीपी एनर्जी मिलता है यहाँ से। तो यहाँ से 36 और यहाँ से 2, टोटल मिला के 38 एटीपी एनर्जी जनरेट होता है श्वसन में। कैसे होता है? स्टार्टिंग में 2 एटीपी एनर्जी मिल जाता है और बाद में जब भी आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वायवीय श्वसन होता है, तो उस केस में आपको 36 एटीपी और एनर्जी मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जब भी ऑक्सीजन नहीं मिले, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, तो उस केस में आपको इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जो कि आपको सवाल में पूछा था कि जब भी ग्लूकोज आपका बिना ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में रिएक्ट करे तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो आपको इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एक और केस क्या है? जब भी ऑक्सीजन का अभाव हो, कभी ऑक्सीजन मिले कभी ऑक्सीजन नहीं मिले, उस केस में आपको लैक्टिक एसिड बनता है शरीर में। पता है ना कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, उस समय हमारे बॉडी में थोड़ा सा ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, उस समय लैक्टिक एसिड बनता है। इसके कारण हमारे बॉडी में क्या होता है? पेन होता है, बॉडी में पेन होता है। ठीक है, एक्सरसाइज करने के बाद। तो ये भी याद रखिएगा, बॉडी में पेन क्यों होता है? तो हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलने पाता है, कभी ऑक्सीजन मिलता है कभी नहीं मिलता है, उस केस में लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है, इतना बात आप ध्यान रखिएगा। सब ग्लूकोज से ही होता है, क्योंकि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, यहीं से एनर्जी आपको मिलता है। नेक्स्ट क्या है? फल में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो फल में फ्रुक्टोज पाया जाता है, फ्रक्टोज। ठीक है, कल आपको हम बता चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मोनोसेकेराइड्स, एक होते हैं डाइसेकेराइड्स और एक होते हैं पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स आपको बताए थे हम, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज। कल आपको हम बता चुके हैं। डाइसेकेराइड में बताए थे आपको हम सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। पॉलीसेकेराइड्स में क्या बताए थे आपको हम? सेलुलोज बताए थे और स्टार्च बताए थे। सेलुलोज क्या था? तो आपका पेड़ पौधे उनका कोशिका भित्ति बना था सेलुलोज से। स्टार्च क्या था? जो आपका टैबलेट है बीमारी में जो खाते हैं, उसके ऊपर जो लेयर बना होता है स्टार्च का बना होता है। ग्लूकोज, जब 2 ग्लूकोज मिलते हैं तो आपका माल्टोज का निर्माण होता है। ठीक है, अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं तो सुक्रोज का निर्माण होता है, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलते हैं तो लैक्टोज का निर्माण होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और फल में आपको फ्रुक्टोज पाया जाता है, जो कि ए है, फ्रुक्टोज फल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? मलेरिया के उपचार का दावा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना के वृक्ष से किया जाता है मलेरिया का उपचार का दवा। आ गया मलेरिया का बात। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ। क्या चीज? प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका जो परजीवी है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। कारक है प्लाज्मोडियम, एक स्थान से दूसरे स्थान से ट्रांसफर करने का कारण है प्लाज्मोडियम। और किस कारण से होता है? मादा एनाफिलीज, मच्छर। कौन सा? मादा एनाफिलीज, वो भी याद रखिएगा। मलेरिया का जो परजीवी का खोज किसने किया था? सर रेनॉल्ड रॉस ने किया था। सर रोनाल्ड रॉस ने किया था। एग्जाम में पूछते रहता है कि रोनाल्ड रॉस किससे संबंधित है? तो मलेरिया का परजीवी का खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, एग्जाम में पूछते रहता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और मलेरिया का जो उपचार है किससे किया जाता है? सिनकोना के वृक्ष से। सिनकोना का वृक्ष से क्या निकलता है? कुनैन निकलता है, कुनैन। इससे ही मलेरिया का क्या बनता है? मेडिसिन बनता है मलेरिया का, कुनैन से ही। जो सिनकोना का वृक्ष है कहाँ पे पाया जाता है? तो ये साउथ अमेरिका है, ऊपर आपका नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, इधर अफ्रीका है और इधर में आपका एशिया है, इधर यूरोप है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो जो आपका साउथ अमेरिका है, यहाँ पे जो आपका कौन सा श्रेणी था? एंडीज श्रेणी। इसी एंडीज श्रेणी में आपको सिनकोना का वृक्ष मिलता है। कोई पूछे कि सिनकोना का वृक्ष कहाँ मिलता है, तो आप दक्षिणी अमेरिका का जो एंडीज पर्वतमाला है, इसी पे आपका सिनकोना का वृक्ष मिलता है, जहाँ से कुनैन निकलता है और कुनैन से ही मलेरिया का दवा प्राप्त किया जाता है।
आप आ गया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में हम जानेंगे। देख लीजिए, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। इस ट्रिक से आप प्रोटोजोआ का जो होने वाला रोग है उससे पकड़ सकते हैं। पापा से हो गया पैरिया, पैरिया जो हमारे दांतों में होते हैं, ठीक है। काला जार, माँ से हो जाएगा मलेरिया, पे से हो जाएगा पेचिस, और सोते हैं से निद्रा रोग, सोने का बीमारी हो जाता है जिसको हम निद्रा रोग बोलते हैं। पेचिस हो गए, मलेरिया हो गए, काला जार हो गए, पैरिया हो गए, ठीक है। पापा काम पे सोते हैं, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है। दूध से दही जमने का कारण तो बैक्टीरिया होता है। कौन बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। कल आपको दूध के बारे में बता चुके हैं कि दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है, 6.6 होता है। जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल इसको किसने दिया था, तो सोरेनसन ने दिया था। किसने, सोरेनसन, ये भी याद रखना है। तो पीएच स्केल सोरेनसन ने दिया था। कल आपको दूध से क्या बताए थे, हाँ, रेनिन एंजाइम के बारे में बताए थे कि दूध के पचने के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है, तो रेनिन एंजाइम आवश्यक है। दूध का जो हम लोग शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर से। किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर एक किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है, एग्जाम में पूछता है कि लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर जो कि पानी का रिलेटिव डेंसिटी मेजर करता है, हाइड्रोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही कार्य करता है। दोनों पूछता है, याद रखिएगा, लैक्टोमीटर एंड हाइड्रोमीटर। और क्या बताए थे आपको, हाँ, दूध का पास्चुराइजेशन कितने डिग्री पे होता है, 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे दूध का पास्चुराइजेशन होता है। पास्चुराइजेशन का खोज किसने किया था, लुई पास्चर ने, जिसने रेबीज का टीका का भी आविष्कार किया था, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर ने ग्लूकोज देखा। ग्लूकोज जब भी बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहेगा तो बैक्टीरिया तथा ईस्ट के प्रेजेंस में क्या बना लेता है, इथेनॉल या एल्कोहल बना लेता है। एल्कोहल से जो शराब बनता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा, किण्वन, जिसको कि हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, ये भी याद रखिएगा। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप किस रोग से ग्रसित हो सकते हैं, तो आपको टाइफाइड हो जाएगा। जब भी आप गंदा जल पिएंगे तो आपको टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड कौन सा बैक्टीरिया से होता है, इतना पता है ना, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेवार है, तो साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेवार है। टाइफाइड किस हमारे बॉडी के शरीर को इफेक्ट पहुंचाता है, तो वो है आंत, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को इफेक्ट पहुंचाता है। टाइफाइड में कौन सा टेस्ट किया जाता है, कैसे पता किया जाता है, विडाल टेस्ट किया जाता है। विडाल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एलिसा टेस्ट, विडाल टेस्ट तो हो गए, एक होता है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट ये आपका होता है एड्स से, एड्स के जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। एड्स वायरस से होता है, टाइफाइड आपका बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्या है, विश्व इतिहास की झलक किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा विश्व इतिहास की एक झलक। आपको हम इसी बुक का इंग्लिश में नाम अभी तक बताते आए हैं, कौन सा, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि विश्व इतिहास की एक झलक इसको बोलते हैं हिंदी में। और क्या था इनका बुक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की एक खोज। और इनका एक और फेमस बुक था, कौन सा था, हाँ, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, इफ इंडिया डाइज। ये 3 पुस्तक है इनका, याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू से ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की एक झलक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की एक खोज, और हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। कौन बचेगा अगर भारत ही नहीं रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक अखबार भी आता था जो कि फेमस है, एग्जाम में वो भी पूछता रहता है। अखबार का नाम था दी हेराल्ड, दी हेराल्ड के नाम से फेमस था, हेराल्ड, इंग्लिश हिंदी में हेराल्ड, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का अखबार था। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यहीं पे इन्होंने
पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन 1929 का। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने संविधान सभा के आगे उद्देश्य प्रस्ताव लाया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को इसको पारित कर दिया गया था। बाद में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है, प्रियम्बल्स के नाम से जाना जाता है। इतना चीज़ें आप पंडित जवाहरलाल नेहरू से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। गुलाम वंश का, ममलुक वंश का थी रजिया सुल्तान। इनका पिताजी का नाम क्या था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के लिए फेमस क्या था? तो पहले तो जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका जो राजधानी लाहौर में था, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाया था, इसीलिए दिल्ली सल्तनत या उसको हम बोल सकते हैं गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश से क्वेश्चन एक फेमस है, तुर्क ए चहलगानी, जिसको हम चालीसा दल बोलते हैं, किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने नहीं लाया था। हटाया कौन था? तुर्क ए चहलगानी या चालीसा दल को किसने हटाया था? तो बलबन ने हटाया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? दर्द का निवारण किया जा सकता है किससे? एनाल्जेसिक से। बहुत से केमिकल और ड्रग्स इस्तेमाल किया जाता है जो कि अलग अलग कामों के लिए, जैसे कि बेहोश करने के लिए, बुखार में एंटीबायोटिक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। ठीक है, उसका आपको पता होना चाहिए कि एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक होता क्या है। उसके लिए आपको हम एक चार्ट दिखाते हैं। क्या है? ये है आपका एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब एंटी मतलब विरोध करने वाला, और बायोटिक मतलब बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का विरोध करने वाला को हम एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, उसके लिए पेनिसिलिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, याद रखना है आपको। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। एंटीसेप्टिक जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, एंटीसेप्टिक क्रीम, जैसे घाव हो जाता है, घाव में जो क्रीम लगाते हैं वो आपका एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, केवल बाहरी त्वचा पे लगाने के लिए। जो आप फेस क्रीम लगाते हैं वो भी एंटीसेप्टिक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक जब भी आपको बुखार हो जाता है ना, आपका शरीर का जो तापमान बढ़ जाता है, उसमें जो आप दवा लेते हैं उस दवा का बोलते हैं आप एंटीपायरेटिक। ठीक है, एनेस्थेटिक जब भी आपको बेहोश करना पड़ता है ऑपरेशन के लिए या जो भी काम के लिए आपको बेहोश करना पड़े, उसमें जो दवाएं ले जाती है, मेडिसिन ले जाती है, उसको एनेस्थेटिक बोलते हैं। पहले ईथर का इस्तेमाल किया जाता था, इस क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, बेहोश करने के लिए। तो आप याद रखिएगा, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक और एनेस्थेटिक किस चीज़ के लिए उपयोग किए जाते हैं। एंटीबायोटिक आपको जो भी बैक्टीरिया को रोकने के लिए किया जाता है, एंटीसेप्टिक घाव और जो भी फोड़ा फुंसी हैं या फिर जो फेस क्रीम है उन पे एंटीसेप्टिक क्रीम इस्तेमाल किया जाता है। एंटीपायरेटिक बुखार में इस्तेमाल किया जाता है और बेहोशी करने के लिए एनेस्थेटिक का उपयोग किया जाता है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो है आपका रेफ्लेसिया। और सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है हाइड्रोजन। उसके बाद ब्रह्मांड में आपका हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन लगभग ब्रह्मांड में 60 से 70% होता है, उसके बाद हीलियम होता है। दो चीज़ याद रखिएगा, जो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कोस्मोलॉजी। कोस्मोलॉजी, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ब्रह्मांड के अध्ययन को कोस्मोलॉजी बोला जाता है। और जो प्रचुर मात्रा, जो प्रचुर तत्व पाया जाता है उसको हाइड्रोजन बोलते हैं। पृथ्वी पे कौन सा तत्व पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो पृथ्वी पे सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। ठीक है, अगर धातु पूछ ले तो आप एल्युमिनियम लगाइएगा। एल्युमिनियम धातु शरीर हमारे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और अगर सेकेंड पूछ ले कि सेकेंड तत्व कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन के बाद आपका होता है सिलिकॉन। ये भी याद रखिएगा, तत्व में ऑक्सीजन और सिलिकॉन और धातु में एल्युमिनियम। ब्रह्मांड में पूछे कौन सा तत्व, तो हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं? हमारा पीरियोडिक टेबल का 118 एलिमेंट में से सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है।
हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन के रूप में भी जानते हैं। एग्जाम में पूछता है कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में एक भी आपका न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो कौन सा है तत्व? वो तत्व है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते रहता है। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा कि हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? गुब्बारे में भरते हैं, लेकिन अधिक ज्वलनशील होने के कारण आजकल हाइड्रोजन का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। उसके स्थान पे हम लोग हीलियम का उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन गैस को अन्य गैसों के साथ मिश्रित किया जाता है, ठीक है, और उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो लिक्विड फॉर्म होता है हाइड्रोजन का, उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो रॉकेट में, जो रॉकेट का ईंधन है उसके लिए जो लिक्विड हाइड्रोजन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू, जो कि हम हिंदी में बोलते हैं, उसका जो ऊष्मीय मान है वो अधिक होता है, पेट्रोल से ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि जो मेरा ऑक्सीजन है, 1 ग्राम हम ऑक्सीजन को जलाएंगे तो लगभग 4.2 किलो कैलोरी ही हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है, मतलब ऊष्मीय मान अधिक होता है, लगभग पेट्रोल का 3 गुना होता है। इसीलिए इसको हम भविष्य का ईंधन के रूप में जानते हैं। याद रखिएगा इस सब बात को, हाइड्रोजन से रिलेटेड। हाइड्रोजन के जलने से पर्यावरण में कोई भी, क्या बोलते हैं उसको, पोल्यूशन नहीं होता है। हाइड्रोजन हमारे वातावरण में कोई भी पोल्यूशन नहीं करता है। इतना सारा चीज़ आप हाइड्रोजन से भी याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज तक हम यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।